नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं जिसमें हम मार्च के थर्ड पार्ट की यहां पर बात करने वाले हैं। मतलब मार्च के मंथ में जो करंट अफेयर रिसेंटली में बना है उसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। इसमें सभी टॉपिक कवर होंगे, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स हो, स्टेट हो या फिर कोई भी हमारा डे जो इम्पोर्टेंट बना है रिसेंटली में, वो सारे यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ हर क्वेश्चन का स्टैटिक जीके भी जानते हुए चलेंगे जिससे कि आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आपको ये वीडियो में मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु ने मिलेट मिशन शुरू किया है 5 साल का एक मिशन बनाया है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ एक स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम रानी रामपाल, जो कि भारत की हॉकी टीम की वुमेन में कैप्टन रही हैं, उनके नाम पर रखा गया, उसके बारे में चर्चा होगी। साथ साथ जी कृष्ण कुमार जी, जो कि भारत की महारत्न कंपनी है उसके चेयरमैन बने हैं। कौन है ये? बीपीसीएल क्या है, मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है, प्लस कितनी समय पर महारत्न कंपनियां हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। साथ साथ आपको पता है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया है आईसीसी के द्वारा, तो क्या पूरा पर्सपेक्ट रहा वो जानेंगे। साथ साथ सर्जियो पेरेज, साल की दूसरी कार की रेस इनके द्वारा जीत ली गई है सऊदी अरेबिया की, उसके बारे में पढ़ेंगे। और नीचे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो भी रिसेंटली में डेज वाले क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 5 साल का एक पूरा मिशन तैयार किया है। किस नाम से? तो तमिलनाडु मिलेट मिशन के नाम से। आपको मालूम होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मिलेट ईयर के रूप में अनाउंस किया गया है। उसी प्रकार से तमिलनाडु भी कोशिश कर रहा है कि अपने स्टेट में वो मिलेट के प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर सके, साथ साथ किसानों को प्रोत्साहित करे जिससे कि वो मिलेट को ज़्यादा से ज़्यादा उगाए। इसके लिए उसने सब्सिडी अनाउंस की है, मतलब पूरा एक चार्ट तैयार किया है और ये पूरा 5 साल का उन्होंने मिशन तैयार किया है कि तमिलनाडु में प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स, इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध कराना, सब्सिडी वगैरह के माध्यम से किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट बना जिसने मिलेट मिशन को अपने यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो तमिलनाडु की बात करें तो स्टेट के रूप में इसको 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया था। भारतनाट्यम यहाँ का फेमस डांस है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रोड्यूस की बात करें, इसके यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बनाना और फ्लावर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये मैंगो का, रबर, ग्राउंडनट, कोकोनट का, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये कॉफ़ी का। ध्यान रखिएगा, इसकी कैपिटल चेन्नई है। यहाँ के गवर्नर RN रवि हैं, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। असेंबली यहाँ की यूनिकैमरल है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असेंबली है, मतलब लेजिस्लेचर यहाँ की यूनिकैमरल है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असेंबली है, जहाँ पर सीट्स 235 हैं। राज्यसभा में 18 सीट्स और लोकसभा में 39 सीट यहाँ से आती हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, रानी रामपाल, आपको पता होना चाहिए वुमेन टीम की जो हॉकी की वुमेन टीम है उसकी ये कैप्टन है रानी रामपाल जी। तो उनके नाम पर MCH रायबरेली में एक स्टेडियम बना हुआ है जिसका नाम इनके नाम पर रखा गया। ध्यान रखिएगा, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल जी के नाम पर रखा गया और ये पहली वुमेन प्लेयर है जिनको इस प्रकार का ऑनर मिला है। ध्यान रखेंगे। अगर रायबरेली की बात करें तो MCH रायबरेली कहाँ पर अवेलेबल है? उत्तर प्रदेश, राज्यों में उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है 2023 में। कहाँ पर? तो भारत के मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत ISSF में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस लास्ट कुछ ईयर से कर रहा है और अपना जो परफॉर्मेंस है इतना बेहतर कर रहा है कि वो पहले पायदान पर यहाँ पर रह रहा है। और इसके चीफ गेस्ट, मतलब इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दूसरे देशों से पार्टिसिपेट करने वाले, भारत से, चाइना से, और अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो
200 शूटर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। 30 कंट्री से आने वाले हैं। यहाँ पर ISS वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है ISSF की, और इसको ये पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया था 1954 में। 4 साल में एक बार इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस को कमीशन कर दिया है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री वहां की शेख हसीना जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, बांग्लादेश का पहला सबमरीन बेस। अगर बात की जाए कहां पर इसको मतलब स्टेबल किया गया है, कहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है, तो पेकुआ एक जगह है कॉक्स बाजार में। कहाँ पर? कॉक्स बाजार में। वहाँ पर 20 मार्च 2023 को इसको इनॉग्रेट किया गया, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी के द्वारा। ठीक, यहाँ पर बात की जाए तो इनके कुछ गोल्स हैं जिससे कि अपनी मैरीटाइम बाउंड्री है उसको सिक्योर किया जा सके, उसको उस एम को लेकर ये काम कर रहे हैं। भारत के साथ कोलैब भी कर रहे हैं, जिससे कि जो भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सेफ रख सके। ठीक, अब बांग्लादेश आपको मालूम होना चाहिए भारत के साथ 5 राज्यों के साथ बाउंड्री टच करता है। सबसे बड़ी बाउंड्री भारत के वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश की टच होती है। यहाँ पर बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल इसकी ढाका है। प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया शेख हसीना है, और इस समय पर प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। अप्रैल में चेंज हो जाएंगे। टका यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, जी कृष्ण कुमार कौन है? ये भारत की महारत्न कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, BPCL, जिसको आप जानते होंगे। BPCL के ये चेयरमैन बनाए गए हैं, और BPCL भारत की महारत्न कंपनी है। ये किसकी जगह लेंगे? तो जी कृष्ण कुमार जगह लेने वाले हैं अरुण कुमार सिंह की। ध्यान रखिएगा, इस समय पर भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं उनकी भी चर्चा करते हैं, सारी डिटेल यहां पर आपको मिलेगी। तो सीक्वेंस आप यहां पर देख पाएंगे, ईयर वाइज ये सेट किया गया है, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पहली आप बात करें तो 1952 में जिसके चेयरमैन कृष्ण कुमार जी बने हैं वो फाउंड की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में अवेलेबल है। अगर सेल की बात करें तो 1954 में इसको फाउंड किया गया, ये भी महारत्न कंपनी है। भारत की टोटल इस समय पर 12 महारत्न कंपनियां हैं। तीसरे नंबर पर ONGC, जिसको 1956 में फाउंड किया गया। IOCL 1959 में इसको फाउंड किया गया। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको 1964 में फाउंड किया गया। REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसको 1969 में फाउंड किया गया। और ये सारी महारत्न कंपनियां हैं, ये बार बार मेरे को बोलने की शायद ज़रूरत नहीं होगी। HPCL की बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको 1974 में फाउंड किया गया। कोल इंडिया को 75 और साथ साथ NTPC को भी 1975 में फाउंड किया गया। गेल की बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको 1984 में फाउंड किया गया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को 1986 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1989 में फाउंड किया गया। ये सभी की सभी महारत्न कंपनियां हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वुमेन एंड मेन का जो एक रिपोर्ट है वो तैयार की गई है, मतलब नंबर्स की बात की जा रही है। तो आपको बता दूं, भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि 2036 तक भारत उस पोजीशन पर पहुंच जाएगा कि महिलाओं की जो नंबर्स हैं वो एज कंपेयर टू मेन 952 हो जाएंगे। मतलब 1000 मेंस में 952 महिलाओं की संख्या होगी। कब तक? 2036 तक। इस समय कितनी है? तो 2011 के अकॉर्डिंग, सेंसस 2021 तो अभी लॉन्च हुआ नहीं है, तो 2011 का रेफरेंस अगर देखा जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग 943 महिलाएं हैं 1000 मेंस में। ध्यान रखेंगे, ये रिपोर्ट भारत की जो मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज की गई है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 15 साल से कम वाले जो बच्चे होंगे उनकी संख्याएं कम होंगी, और साथ साथ जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी संख्याएं बढ़ जाएंगी। तो इस रिपोर्ट में ये सब बताया गया, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें यह बोला गया कि भारत की रैंक 13 रही है, किसमें? तो ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स में।
ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें भारत की रैंक रही 13th और अफगानिस्तान इस पर पहले पायदान पर रहा, ध्यान रखेंगे। ये इस प्रकार की 10th टाइम ये रिपोर्ट जारी की जा रही है जिसमें भारत की रैंक 13 ही, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल सब जो रेड में है वो डेंजरस, मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेरर है, और जो कलर इसका डाउन होता जा रहा है उसमें ना के बराबर टेररिस्ट है। आप देख पाएंगे चाइना रीजन में ना के बराबर टेररिस्ट है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस प्रकार से आप इस पूरे चार्ट को स्टडी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको तैयार किया गया, जिसमें टोटल 163 कंट्री रही, जिसमें भारत की रैंक 13 रही। टॉप पोजीशन पर यहाँ पर अफगानिस्तान रहा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, जो एक लिटरेसी हमारी जो शिक्षा मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि सबसे कम लिटरेसी रेट इस समय पर बिहार में है। कितना कम है? तो आपको बता दूं 61.8% लिटरेसी रेट बिहार में है, और सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है। कितना है? तो 94% लिटरेसी रेट केरला में जो सबसे हाईएस्ट है। अगर बात करें कम में, तो कम में बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद राजस्थान का नंबर है, और अगर ज़्यादा में बात करें तो लक्षद्वीप दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर मिजोरम का नंबर आता है। ध्यान रखिएगा, लिटरेसी रिपोर्ट यहाँ बताने की कोशिश की गई है। इसमें यह भी बताया गया कि भारत के रूरल में लिटरेसी रेट 67.77% है, और लिटरेसी रेट अर्बन एरिया की बात करें तो 84.11% है। ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पीएम मित्र के अंतर्गत भारत में टोटल 7 टेक्सटाइल पार्क डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हैं, एमएसएमई सेक्टर्स हैं, उनको प्रमोशन और साथ साथ उनका बिजनेस बढ़ सके। इसके लिए 7 जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं वो अनाउंस किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोटल 4,445 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा, और ये अलग अलग स्टेट्स में इसको बनाया जाएगा। वैसे और भी हैं जो जिनको प्रपोज किया गया, लेकिन अभी कंस्ट्रक्ट में रिसेंटली में इन पर काम किया जाएगा, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 7 राज्यों में नए टेक्सटाइल पार्क डेवलप किए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो टेक्सटाइल, जो भी हैंडलूम वाले जो वर्कर्स हैं, जो सिलाई बुनाई करते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, इसीलिए इन टेक्सटाइल पार्क्स को अनाउंस किया गया है। आगे बात करें तो राम सहाय प्रसाद यादव जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के। नेपाल में ध्यान रखिएगा, रिसेंटली में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हो चुके हैं, मतलब चुनाव लड़के आए थे, जीत चुके हैं। चुनाव में बात करें तो 518 टोटल मेंबर्स थे, उनमें से 311 मेंबर्स ने इनको सपोर्ट किया है। यहाँ पर राम सहाय प्रसाद यादव की बात करें तो जनता समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं नेपाल में। यहाँ पर आप इनको देख पाएंगे। अगर बात की जाए नेपाल की तो भारत के साथ इसकी 5 राज्यों के साथ बाउंड्री टच होती है। बिहार के साथ इसकी सबसे लंबी बाउंड्री बाकी सभी राज्यों के कंपेयर में टच होती है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल है, और नेपालीज रुपी यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, भारत और अफ्रीका की मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, कहां पर? पुणे में होने वाली है, 21 मार्च से स्टार्ट कर दी गई है। यहां पर ये 9 दिन तक चलने वाली है। इसमें अफ्रीका का मतलब किसी देश को मत लीजिएगा, यहां पर अफ्रीका के बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मल्टी नेशन एक्सरसाइज है जिसमें भारत है एक तरफ, और दूसरी तरफ अफ्रीका के देश है जो यहाँ मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, और पुणे में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है अफ इंडेक्स 2023। एफ इंडेक्स, AF मतलब अफ्रीका और IND मतलब इंडिया, और एक्सरसाइज 23 मतलब 2023 में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, इसको क्यों ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो जो ह्यूमैनिटी के एक्शंस हैं, टेरर के खिलाफ किस तरीके से एक्शन में मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके कोलैबोरेशन के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसकी थीम भी कुछ इसी प्रकार रखी गई है, ह्यूमैनिटेरियन माइंड
एक्शन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं अफ्रीका की जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आप देख पाएंगे सूडान, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इजिप्ट, इक्वेटोरियल गिनी और बहुत सारे देश हैं जो कि अफ्रीका के यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, रतन टाटा आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब अपने फिलंट्रॉफिस्ट नेचर के लिए जाने जाते हैं, दानवीर काफ़ी ज़्यादा इनको माना जाता है। इनके इस प्रकार का जो इनका स्ट्रक्चर है, इन्होंने अपनी जो इमेज बना रखी है भारत में और साथ साथ यहाँ पर बड़े उद्योगपतियों में ये जाने जाते हैं। इनको एक रिस्पेक्ट दी गई है बाइलेटरल रिलेशन को बेहतर करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपॉइंट किया है। ध्यान रखेंगे कहां पर, तो बोलस्टेरिंग बाइलेटरल टाइज के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये अनाउंसमेंट जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर है भारत में, बैरी ओ फारेल, उनके द्वारा अनाउंस किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें तो ये है यहाँ पर रतन टाटा जी, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मत समझिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसकी फुल फॉर्म है। और इसके द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किया गया है व्लादिमीर पुतिन के नाम पर। व्लादिमीर पुतिन कौन है, तो रशिया के ये प्रेसिडेंट हैं और इनके द्वारा ही यूक्रेन में इन्वेजन कराया गया। कहते हैं इन्वेजन है लेकिन इनकी भाषा में कुछ और है। तो यूक्रेन में काफ़ी युद्ध वाला माहौल जो बना हुआ है उसके लिए सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर डाली गई है। माना गया है कि बहुत बड़े लेवल पर नरसंहार हुआ है, लोगों का माइग्रेशन हुआ है, ये कारण बने हैं। साथ साथ युद्ध तो कारण है ही, तो इसीलिए इनको जेनोसाइड और बहुत सारे रीज़न के कारण आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट इनके नाम पर जारी कर दिया गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे व्लादिमीर पुतिन, ये है रशिया के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, यूएस के द्वारा चाइना को टैकल करने के लिए भारत के जो पॉइंट्स हैं उनमें सपोर्ट किया गया। कौन से भारत के पॉइंट, तो भारत मैकमोहन लाइन को, जो मैकमोहन लाइन है उसको मानता है कि ये है, एग्जिस्ट करती है, और चाइना इसको डिक्लाइन करता है, कहता नहीं ऐसी कोई मैकमोहन लाइन नहीं है। लेकिन आपको बता दूं ये किसके बीच में हुई थी, तो ये 1914 में हुई थी। इस लाइन में साइन हुए थे और उस समय पर भारत में ब्रिटेन शासन कर रहे थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे, और दूसरी तरफ तिब्बत, भारत और तिब्बत के जो प्रशासक हैं इनके बीच में साइन अप हुआ। और तिब्बत में आपको पता है चाइना इस समय पर अपना कब्जा मानता है और मानता है कि वो उनका ही देश है। तो अब वो इस लाइन को बिल्कुल इस लाइन को मानने से मना कर रहा है। लेकिन यूएस ने अभी रिसेंटली में अपने यहाँ पर रिजोल्यूशन पास किया है जिसमें कहा गया कि मैकमोहन लाइन भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है एज अ इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ चाइना एंड इंडिया, जो कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास बनी हुई है। तो इसलिए भारत के सपोर्ट में आया है अमेरिका और चाइना को टैकल करने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश के आसपास है। मैं आपको यहाँ पर कहीं दिखाता हूँ, तो देखिए ये है मैकमोहन लाइन जो कि चाइना और भारत में अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में मानी जाती है। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे तो 1914 में सिमला कन्वेंशन हुआ था। अंग्रेज उस समय पर भारत में शासन कर रहे थे, साथ साथ तिब्बत के जो लोग थे इनके बीच में। तो इनके बीच में जब साइन अप हुआ तो उसके बाद से मैकमोहन लाइन इसको कहा जाने लग गया, क्योंकि जो उस समय पर जो ये कन्वेंशन भारत की तरफ से मतलब ब्रिटेन के जो ऑफिसर थे वो हेनरी मैकमोहन थे, उनके साइन हुए थे, इसीलिए मैकमोहन लाइन इसको कहा जाने लग गया था। आगे बात करें तो सर्जियो पेरेज साल की दूसरी कार की रेस हुई थी। पहली कौन सी हुई थी, तो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी पहली, जिसको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया। लेकिन साल की 2023 की दूसरी कारों की रेस ऑर्गेनाइज कराई गई जिसका नाम सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स है, जिसको सर्जियो पेरेज के द्वारा जीत लिया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा जो कारों की रेस जीत जाते हैं उनको प्लेयर ऑफ द ईयर अनाउंस किया जाता है, वो मैक्स वर्स्टप्पन बने थे और ये दूसरी कारों की रेस हार चुके हैं। ठीक, याद रखेंगे ये है कौन, सर्जियो पेरेज। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान से तमिल राइटर को अनाउंस किया जाएगा।
अनाउंस किया गया है, रेस्पेक्ट दी गई है। इनका नाम है शिव शंकरी। कौन? शिव शंकरी, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार का 2022 का जो सम्मान है शिव शंकरी जी को दिया जाएगा, जो कि तमिल राइटर है। ठीक, आगे बात करें, ये है शिव शंकरी। अगला क्वेश्चन, पेरियार रिवर डिस्प्यूट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी अनाउंसमेंट की है, नॉर्मली रिजॉल्व करने की कोशिश की है। तो अब ये चर्चाओं में रहा था, इसलिए यहाँ पर बता दूं कि ये जो पेरियार रिवर डिस्प्यूट है, ये दो नदियों के पानी के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, कावेरी बेसिन और साथ साथ पेन्नार बेसिन। यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये डिस्प्यूट है पानी को लेकर, इन नदियों के पानी को लेकर। और ये डिस्प्यूट 1956 वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत काम कर रहा है। यहाँ पर बात की जाए, मतलब कुछ एक राज्य कह रहा है इसका पानी मुझे इतना मिलना चाहिए, एक राज्य कह रहा है मुझे इतना मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, इसीलिए यहाँ पर आपको मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तराखंड एक जगह है, आपको बताया स्टेट है, 2009 नवंबर 2000 से स्टेट बना है। यहाँ पर 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेट किया गया। एशिया का ये लार्जेस्ट है। अगर बात की जाए एशिया के लार्जेस्ट की, तो एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। लिक्विड मिरर का मतलब इसमें जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में अंदर डाला गया है, इसीलिए इसको लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहा जा रहा है। ये 4 मीटर का और एशिया का सबसे लार्जेस्ट है। इसकी अनाउंसमेंट मतलब इनॉग्रेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि इस समय पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड के देवस्थल में इसको इनॉग्रेट किया गया। एशिया का लार्जेस्ट, भारत का भी लार्जेस्ट, आपको क्लियर होना चाहिए। इस इनॉग्रेशन में गुरमीत सिंह जो गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है वो भी अवेलेबल रहे। यहाँ पर आप इसकी तस्वीर देख पाएंगे, 4 मीटर का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। इसको डेवलप किसने किया? तो इसको डेवलप आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के द्वारा किया गया, जो कि उत्तराखंड में ही अवेलेबल है। और भी बहुत सारी संस्थाओं ने मदद की, लेकिन मेजर रोल इन्हीं का था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बजट अनाउंस हुआ, उसी में 19 नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिए गए। ध्यान रखेंगे 19 नए डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ 3 नए डिवीज़न भी अनाउंस किए गए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा। तो पहले यहाँ पर 33 स्टेट थे, अब दोबारा 19 बन गए, तो 50 टोटल डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। 50 मतलब 52 आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं इनमें एक जयपुर है और एक जोधपुर है। जयपुर को 2 में तोड़ दिया गया, तो जयपुर तो अब हट गया, तो जयपुर और जोधपुर यहाँ से हट गए। अब जयपुर की जगह 2 नए डिस्ट्रिक्ट बन गए और जोधपुर की जगह भी 2 नए डिस्ट्रिक्ट बन गए। तो असल में जयपुर की जगह मान लीजिए एक लेता है, मान लीजिए 2 में माइनस करता हूँ और 19 नए जिले बनते हैं, उन 2 को नया जिला बनाया गया और 2 हटाए गए, क्योंकि जयपुर अब कोई जिला नहीं रहा। जयपुर की जगह जयपुर ईस्ट और जयपुर अनदर बन गया। और दूसरी चीज़ जोधपुर में भी इस प्रकार से हुआ, तो 2 जिले हटे तो 2 माइनस किए जाएंगे। इस प्रकार से 50 जिले टोटल राजस्थान में हो चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, अनाउंसमेंट बड़ी है इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये है अशोक गहलोत। यहाँ पर आप देख पाएंगे जयपुर नॉर्थ और जयपुर साउथ बने हैं। जयपुर हट चुका है, अब जयपुर एग्जिस्ट नहीं करता, अभी नहीं, मतलब ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, 4-5 महीने लगेंगे पूरा सिस्टम डेवलप करने में। उसके बाद जयपुर नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जयपुर नॉर्थ और जयपुर साउथ रहेगा। जयपुर हट गया, साथ साथ जोधपुर में भी जोधपुर ईस्ट और जोधपुर वेस्ट हो गया है। जोधपुर अब हट गया, तो जोधपुर हट गया, जयपुर हट गया, 2 स्टेट हट गए और ये 19 नए स्टेट है, आप देख पाएंगे। इसीलिए इसी प्रकार से आप पूरे स्टेट देख सकते हैं, 19 स्टेट और 3 नए डिवीज़न को बनाया गया है। आप देख पाएंगे सीकर, पाली और बंसवाड़ा, सीकर, पाली और बंसवाड़ा। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर अगली रिपोर्ट हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत की रैंक रही 3rd। कितने? सेल्फ मेड बिलेनियर्स में। अगर सेल्फ मेड बिलेनियर्स की बात करें तो भारत की रैंक 3rd रही। टॉप पोजीशन पर कौन रहा? तो आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, पहले पोजीशन पर चाइना रहा और दूसरे पोजीशन पर यूएस रहा, तीसरे पर भारत रहा। अगर सेल्फ मेड बिलेनियर्स की बात करें तो 891 सेल्फ मेड बिलेनियर्स चाइना में है, भारत में 105 सेल्फ मेड बिलेनियर्स हैं। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक और रिपोर्ट जारी की गई इनके द्वारा
कि सबसे पैसे वालों में इस समय पर कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा इस समय पर किसके पास है। तो आंसर होगा 2005 यूएस डॉलर के साथ इलॉन मस्क टॉप पोजीशन पर, दूसरे पर जेफ बेजोस पहुंच चुके हैं। इलॉन मस्क वो पर्सन है जिन्होंने टेस्ला और बहुत सारे बिजनेसेस में काम कर रहे हैं। जेफ बेजोस को भी आप जानते होंगे, अमेजन के फाउंडर हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर भारत के कौन से पर्सन हैं, तो मुकेश अंबानी इसमें 9th पोजीशन पर हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई, इसकी इंडेक्स में भारत पिछली बार 136 रैंक पर था और इस बार भारत 126 रैंक पर है। पहले पायदान पर कौन है, तो पहले पायदान पर पिछले साल भी फिनलैंड था और इस साल भी फिनलैंड ही इसमें पहले पायदान पर है। यहाँ पर आप देख पाएंगे हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आयरलैंड है। भारत की रैंक यहाँ पर 126 रही, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार फाउंडेशन डे, बिहार का स्टेट फाउंडेशन डे 22 मार्च को ऑब्जर्व होता है। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये ग्रीड किया गया और साथ साथ बिहार इसका सेलिब्रेशन भी ऑब्जर्व करता है अपने स्टेट में, और करना भी चाहिए। तो बिहार को फाउंड किया गया था 22 मार्च 1912 को, 1912 को इसको स्टेट के रूप में फाउंड किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए, और यहाँ पर इसकी थीम 2023 की रखी गई है, युवा शक्ति की प्रगति। क्या, युवा शक्ति की प्रगति। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगर इसकी थीम की बात करें तो बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड इसकी थीम रखी गई। 2013 में इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा अनाउंस किया गया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो 77th सेशन के प्रेसिडेंट कौन है इस समय पर, तो आंसर होगा HB सबा कोसरी। HB सबा कोसरी इस समय पर प्रेसिडेंट है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अवेलेबल है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, इसकी थीम फॉरेस्ट एंड हेल्थ रखी गई है। क्या, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, लोगों में साथ साथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो लोग हैं उनमें फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए अलग अलग कैंपेन चलाए जाते हैं, जिससे कि लोग और अलग दूसरी संस्थाएं जो प्लांट्स हैं उनको उनकी बढ़ोतरी में काम करती रहे लगातार। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं इस डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ही अनाउंस किया गया, 1945 में इसको फाउंड किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगे हैं तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।